अच्छा, जरा तसव्वुर करें कि हम एक बेहतरीन चिकन और चावल की डिश बना रहे हैं। ऐसी रेसिपी जहां हर मसाले की मिकदार बिल्कुल ठीक ठीक नापी और तुली हुई होती है। खुश आमदीद इस नए वजाहती सफ़र में। आज हम केमिस्ट्री की एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो बिल्कुल किसी मास्टर शेफ के बावर्ची खाने जैसी लगती है। असल में केमिस्ट्री भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स की रेसिपी बनाने का एक इंतहाई मुकर्रर और नापा तुला तरीका है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी मंजिल क्या होगी। हम बेसिक केमिकल रेसिपी से शुरू करके फॉर्मूलाज का फर्क देखेंगे, फिर गैसों की दिलचस्प पैमाइश, एवोगाड्रो का कानून, मायात यानी लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन और आखिर में रिएक्शंस की कारकर्दगी या एफिशिएंसी को समझेंगे। पहला हिस्सा, द केमिकल रेसिपी। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए इंग्रेडिएंट्स यानी अज्जा नापे जाते हैं तो वहाँ आम चम्मच नहीं बल्कि मखसूस साइंटिफिक टूल्स और निज़ाम की ज़रूरत होती है। और इस पूरे सिस्टम का बुनियादी नाम है स्टोइकियोमेट्री। लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन दरअसल यूनानी ज़बान के दो अल्फाज स्टोइकियन यानी एलिमेंट और मीट्रॉन यानी पैमाइश से निकला है। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट्स और केमिकल्स को बिल्कुल ठीक ठीक नापना, ताकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का दुरुस्त रेशियो पता चल सके। ये समझ लीजिए कि ये हमारी आज की इस केमिकल रेसिपी का सबसे अहम असूल है। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो है फॉर्मूलाज, सिंपलेस्ट वर्सेस एक्चुअल। जैसे एक रेसिपी कागज़ पर लिखी जाती है, बिल्कुल वैसे ही केमिकल्स को लिखने के भी मखसूस तरीके होते हैं, और यहाँ बुनियादी रेशियो और मुकम्मल बैच के दरमियान फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दरअसल फ़र्क क्या है? देखें, एम्पिरिकल फॉर्मूला सिर्फ एक सबसे सादा रेशियो बताता है, जैसे कि CH, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला असल एटम्स की ठीक ठीक तादाद जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर बेंजीन और एसिटिलीन को ही ले लें। बेंजीन C6H6 है और एसिटिलीन C2H2। ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक लिक्विड है और एक गैस, लेकिन इन दोनों का सिंपलेस्ट रेशो यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है, CH। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो मुख्तलिफ डिशेस में नमक और मिर्च का रेशो तो बराबर हो, लेकिन उनकी टोटल मिकदार में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। अब तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं। जब हम ठोस चीज़ों से हटकर गैसेस की पैमाइश करते हैं तो तरीका बिल्कुल बदल जाता है। गैसेस फैलती हैं, इसलिए उनके लिए हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का मेजरिंग कप चाहिए होता है। गैसेस को मुनसिफाना तौर पर नापने के लिए लैब का जो थर्मोस्टैट है उसे एक मखसूस स्टैंडर्ड पर स्ट्रिक्टली सेट करना पड़ता है, जिसे रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर या RTP कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि टेम्परेचर को एग्जैक्टली 25 डिग्री सेल्सियस या 298.15 केल्विन पर सेट किया जाए और प्रेशर एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेयर हो, जो कि 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी या 760 टॉर के बराबर होता है। सिर्फ इन्हीं कंडीशंस पर पैमाइश ठीक आती है। और जब ये RTP कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो एक किस्म का जादू होता है। खुसूसी तौर पर RTP पर किसी भी गैस का एक मोल, एब्सोल्युटली एनी गैस, बिल्कुल 24 क्यूबिक डेसीमीटर्स की जगह घेरता है। चाहे वो कोई भी गैस हो, इसका हजम यूनिवर्सल तौर पर हमेशा इतना ही होगा। लेकिन ऐसी हैरत अंगेज बात आखिर होती क्यों है? ये चौथा हिस्सा, दी एवोगाड्रो कनेक्शन, हमें इस 24 DM क्यूब के पीछे छुपे उस अजीम दरियाफ्त तक ले जाता है। यहाँ जहन में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों भारी गैसेस जैसे ऑक्सीजन और बिल्कुल हल्की गैसेस जैसे हाइड्रोजन बिल्कुल एक जैसी जगह घेरती हैं? आम जिंदगी में तो एक भारी चीज और एक हल्की चीज के साइज में फर्क होता है ना, तो गैसेस इस अजीब असूल को फॉलो क्यों करती हैं? इस सवाल का बेहतरीन जवाब एवोगाड्रो का कानून है। इस कानून के मुताबिक अगर टेम्परेचर और प्रेशर बराबर हों तो तमाम गैसेस के बराबर हजम में मॉलिक्यूल्स की तादाद एब्सोल्युटली बराबर होती है। किसी भी गैस का एक मोल हमेशा 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। चूंकि उनकी तादाद फिक्स होती है, इसलिए वो RTP पर यूनिवर्सली 24 DM क्यूब का ही हजम लेते हैं, चाहे गैस के अपने एटम्स का वजन कुछ भी हो। यही इस लॉ की सबसे खूबसूरत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मैथमेटिक्स के हवाले से आगे कैसे जुड़ता है। हमने अब तक सॉलिड्स और गैसेस दोनों को नापने का लॉजिक समझ लिया है। सॉलिड्स के मोल्स निकालने के लिए हमें मास को मोलर मास से तकसीम करना होता है,
जबकि गैसेस के लिए वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम यानी उसी 24 dm³ से तकसीम किया जाता है। ये दो बेसिक फॉर्मूला हमारी लैब केमिस्ट्री की बेस हैं। अब बारी आती है केमिकल किचन के तीसरे हिस्से की, यानी लिक्विड्स। जब हम ठोस चीज़ों को पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशंस बनाते हैं तो इस ना दिखने वाली दुनिया की पैमाइश आखिर कैसे होती है? इस अमल को कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी कहते हैं। इसका मतलब है किसी सॉल्यूशन के एक ख़ास मखसूस हजम में हल शुदा मादे की बिल्कुल ठीक ठीक मिकदार। इसे आम तौर पर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब्ड में नापा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को 1 dm³ पानी में मुकम्मल तौर पर हल किया जाए तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली 0.5 बनेगी। लैब में इन नंबर्स को फिजिकली परफॉर्म करना बहुत दिलचस्प होता है। पहले सॉलिड को एक बैलेंस पर ठीक से तोला जाता है, फिर इस सॉलिड को एक साफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में एहतियात से डालते हैं। इसके बाद डिस्टिल्ड वाटर शामिल करके इसे अच्छी तरह हल किया जाता है और आखिर में फ्लास्क पर बने हुए निशान तक बिल्कुल परफेक्टली पानी भर दिया जाता है। इस तरह एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल आइडिया एक हकीकी फिजिकल सॉल्यूशन बन जाता है। आखिर में हम अपने फाइनल सेक्शन यानी एफिशिएंसी और परसेंटेज यील्ड पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि पेपर पर कैलकुलेशंस जितनी मर्जी परफेक्ट हों, लैब की दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती। वहाँ केमिकल रिएक्शंस कभी भी 100% मुकम्मल पैदावार नहीं देते। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि हर रिएक्शन में एक लिमिटिंग रिएक्टेंट ज़रूर होता है। ये वो इंग्रेडिएंट है जो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है और रिएक्शन को वहीं के वहीं रोक देता है। ये बिल्कुल वैसा है कि चावल अभी पक रहे हों लेकिन चिकन पहले ही ख़त्म हो जाए तो मज़ीद चिकन बिरयानी तो नहीं बन सकती ना। लिमिटिंग रिएक्टेंट ही हकीकी दुनिया में डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट आखिर बनेगा कितना। और यहीं से हमें थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड के दरमियान का बड़ा फ़र्क नज़र आता है। थ्योरेटिकल यील्ड वो परफेक्ट और बेदाग हिसाबात हैं जो हम कागज़ पर करते हैं, जबकि एक्चुअल यील्ड वो असली, मेसी और हमेशा थोड़ी कम मिकदार होती है जो सच में लैब में बनती है। क्यों? क्योंकि हकीकत में कुछ गैस उड़ जाती है या कुछ केमिकल हमेशा फ्लास्क से चिपका रह जाता है। अब जैसा कि इस परसेंटेज को देखें, हम परसेंटेज यील्ड आखिर निकालते कैसे हैं? फर्ज करें किसी एक्सपेरिमेंट में हकीकत में 1.85 ग्राम कॉपर सल्फेट बना। ये थी एक्चुअल यील्ड, लेकिन कागजी हिसाब से बनना चाहिए था 2.5 ग्राम। तो जब हम एक्चुअल 1.85 को थियोरेटिकल 2.5 से तकसीम करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है 74%। मतलब रिएक्शन की कारकर्दगी 74% थी। है ना लॉजिकल? खैर, इस सफ़र के इख्तिताम पर जहन में इस हैरत अंगेज सवाल पर गौर करना बनता है। अगर स्टोइकियोमेट्री और ये रेशियोज इस कायनात की सबसे अल्टीमेट रेसिपी बुक हैं, तो हमारे इर्द गिर्द इस वक्त और कौन कौन से अनलिखाए फार्मूलाज हैं जो लगातार रिएक्ट करके इस फिजिकल दुनिया को चला रहे हैं। ये कायनात रेशियोज और केमिस्ट्री का ही एक अजीम खेल है। उम्मीद है इस वजाहती तजिए से केमिस्ट्री की ये दुनिया बिल्कुल वाज़ेह हो गई होगी। अगली बार मिलते हैं।